वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एंड मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस मुल्क के सियासी, माशी और सिक्योरिटी हालात को देखकर अक्सर ये गुमान होता है कि जैसे हम ये सब पहले भी देख चुके हैं और जानते हैं, बस फिल्म रिवाइंड हो रही है। सियासत कारकर्दगी से खाली और सिर्फ बयानात पर मबनी है। मईशत में बहरान दर बहरान वही IMF और वही महंगाई की दास्तान। सिक्योरिटी हालात में फिर वही दहशतगर्दी की उठी लहर है। जैसे हम एक दायरे में घूमते हैं और फिर उसी जगह आन खड़े होते हैं जहां हम पहले थे। कल कराची में दहशतगर्दों ने हमले के लिए जो तरीकाकार अपनाया वो नया नहीं था, मगर ऐसा होना और इसकी जो वजूहात हैं वो जाहिर है वो सिक्योरिटी लैब्स, वो सिक्योरिटी जो थ्रेट अलर्ट हैं वो वंस अगेन मौजूद था। लेकिन KPO में इस सिक्योरिटी अलर्ट के होने के बावजूद सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। अजीब बात यह है कि हम पर हमला करने वाले वक्त और हालात के साथ साथ खुद को तैयार करते हैं और हम बतौर मुल्क इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वज़ीर दाखिले का ये बयान सुन लें और इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ जाती हैं। जनरल थ्रेट तो पेशावर के वाक़े के बाद मौजूद है, लेकिन क्योंकि सिंध और पंजाब में क्योंकि इससे पहले कोई वाक़यात का जो है वो ऐसे वाक़यात नहीं हुए, तो इसलिए हमें शायद ये थोड़ा सा ये था कि अभी उनकी एक्सेस जो है वो शायद KPK और बलूचिस्तान से इलाकों से आगे नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि वो अब कराची तक पहुंचे हैं और दूसरे शहरों तक भी जो है ये कोशिश हो सकती है। तो इसलिए हमें और ज्यादा जो है वो विजिलेंस और ज्यादा जो है वो यानी हिफाजती इक़दाम को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। अब यह है हमारी तैयारी का आलम। ऐसे में अगर दहशतगर्द हम पर हमला करें तो कसूर हमारा है। यही आलम माशी और सियासी हालात का है कि जहां हमें हर चंद साल बाद ये फिक्र लाहक होती है कि हम डिफॉल्ट से कैसे बचें और आईनी और सियासी बहरान से कैसे निकलें, मगर हम इतने मुस्तकिल मिजाज हैं कि फिर वहीं खड़े होते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है, इसका तयन करेंगे आज, कोशिश करेंगे इसका तयन करने के लिए। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैदर वहीद साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, और आलिया हमजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आज बड़े दो इंटरेस्टिंग बयानात जो हैं वो सामने आए। पहले ज़रा वो देख लेते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं और उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ क्या फरमा रहे हैं। ज़रा दोनों ये बयानात सुन लें, फिर आगे चलते हैं। जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो करते रहे, कीमती जाने गई। ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं, कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया, किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई, कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। इस गैंग ऑफ 5 ने जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, ये गैंग ऑफ 5, इस गैंग ऑफ 5 ने मेरे साथ ये सलूक किया और मुल्क के साथ ये सलूक किया। मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात इतने मखदूश हैं। पाकिस्तान के मुआशी हालात काबू में नहीं आ रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है। एहसान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे तो बार बार ये बयानात सुन के एक डेजा वू जैसी फीलिंग होती है और यही लगता है कि जी सिर्फ चेहरे जो हैं वो बदले हैं। हम इस सिचुएशन से माजी में भी जो है वो गुजर चुके हैं और माजी करीब में ही गुजर चुके हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आज आप इस बोझ को नहीं उठा पा रहे, तो कभी आप कहते हैं जी ये मरियम नवाज साहबा कहती हैं मेरा बजट नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी इससे जो है वो किनारा कशी जो है वो इख्तियार कर रहे हैं, वज़ीरे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका क्या बयान है वो हमने सुन लिया। फिर सवाल ये आप करने क्या है सर? 185 पे जब डॉलर था आप कहते थे कि ये तो मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, हम आएंगे, हम कम कर देंगे। अब इस वक्त 280 पे जो है वो पहुंच गया और इस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो फिर सर आप करने क्या आए थे माजरत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम ओनरशिप लेने के लिए तैयार ना होते तो फिर ये जो इकदाम, जो मुश्किल इकदाम जिससे हमें कोई पॉलिटिकल सियासी फ़ायदा नहीं हो रहा, हम जो पेट्रोल बढ़ाया, जो अभी बिजली बढ़ाई, जो गैस बढ़ाई, उससे पहले भी जो IMF का मुआहदा बहाल किया, फिर हम वो ना कर रहे होते और हम एक जो हुकूमत चला रहे हैं रिस्पॉन्सिबली चला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो हकायक हैं वो भी अवाम को बता रहे हैं कि ये जो है ये 8 महीने की कारकर्दगी नहीं है कि यहाँ हम पहुंचे हैं। ये जो पिछले
पाकिस्तान में जो एडवेंचर्स होते रहे हैं और जो एडवेंचर हुआ एक इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत नाफिज करने का, और फिर उस एडवेंचर के साथ बहुत जल्दी जिन्होंने एडवेंचर किया वो परेशान हो गए और वो पीछे हट गए, और फिर हमें मौका मिला कि हम उस डूबती हुई किश्ती को, जो इकोनॉमिक किश्ती है, उसको दोबारा संभालें। तो ये जो तजर्बात पाकिस्तान में होते रहे, जिस तरीके से जो अभी मियां नवाज शरीफ ने भी कहा कि गैंग ऑफ 5, तो जिस तरीके से पनामा को एक वजह बनाते हुए मुल्क की डायरेक्शन को डीरेल किया, और देखें वी वर द 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2018, उसको 41वीं इकोनॉमी पे ये लोग ले गए। तो ये सवाल तो फिर बनता है कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एहसान साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, मसला ये है कि ये अगर आप चीज़ें मुझे बता रहे होते बिफोर अप्रैल 2022 तो मैं कहती हाँ जी यू नो दिस आप कुछ करने आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम थी, आप पहले भी हुकूमतों में रह चुके हैं, आपने आके ये दावे किए। मेरे पास अगर इजाज़त दें, मेरे पास हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में कहा जी इसकी जो डॉलर की रियल वैल्यू है ये तकरीबन 170-160 जो है वो होनी चाहिए। अब आज वो कहते हैं जी सब दुआ गो हों, सब अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जो है अल्लाह करे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। तो अगर सब कुछ, वैसे तो ऑब्वियसली ऊपर वाले के हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन आप लोग जो वादे दावे करके आए थे अगर वो नहीं कर रहे थे और आज उसका बोझ आपसे नहीं उठाया जा रहा, नहीं। देखिए डॉक्टर साहिबा, हमने सारे वो इकदाम लिए जो इस मुल्क की मईशत के लिए जरूरी थे, और बिल्कुल दार साहब ने जो बात की, अगर हमें वक्त पे फ्रेंडली ममालिक से इन्फ्लोज मिल जाते और हम वक्त पे IMF के पास भी चले जाते, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आपके ही फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो कहते कहते थक गए, उससे भी बहुत ज्यादा जो है इंस्टेबिलिटी आई। और फिर माजरत के साथ ये कहना कि हम सिर्फ मुल्क बचाने आए थे, आपने जो नैब तरमीम की आके आते ही खुर्रम दस्तगीर साहब का वो एक बड़ा जाना माना सोट है वो हमारे सामने है जी। देखिए लेट मी रिस्पॉन्ड टू दैट। नैब तरमीम तो हमने की जब हम हुकूमत में थे, तो इसी नैब के जरिए जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि होती थी, कहा था, वो हमने बाप बंद कर दिया। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम उन्हीं नैब के काले कानून के जरिए एसेट बियॉन्ड मींस के केस बनाते PTI पे और सारी क़यादत को इंक्वायरी स्टेज पे अंदर कर लेते। तो वो जो बाब हमने बंद किया वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इनका जो नैरेटिव है, were they not person specific sir? जी जी सर, कीजिए। इनका जो नैरेटिव है कि 1100 अरब का माफ करा लिए केसेस, तो इनसे पूछे ना जी 4 साल में 1 अरब साबित कर देते, 1 अरब साबित कर देते तो हम मान लेते कि कुछ था। तो ये झूठे केसेस बनाए गए। दूसरा देखें, बिल्कुल अगर IMF का मुआहदा पहले हो जाता तो बेहतर था, लेकिन एक सैलाब आ गए, 30 अरब का नुकसान हुआ, तो एक फाइनेंस मिनिस्टर जब चेंज हुए, उनकी कोशिश थी कि हम इसके वो उस बेसिस के ऊपर हम शराइत को कम करा लें, थोड़ा सा इजी करा लें, वो नहीं मुमकिन हुआ। तो उस अटेम्प्ट का जो नुकसान पहुंचा वो जरूर पहुंचा, लेकिन वो अटेम्प्ट करना भी लाजिम था उनके लिए, वो जरूरी था। चले मैं जरा, अगर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा हैदर साहब की तरफ चलती हूँ और फिर आलिया साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। हैदर साहब, क्या इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, जो इसे मुझे लग रहा है कि आपको भी ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ से गुजरे में, सिर्फ शक्लें जो हैं वो बदल जाती हैं, बयानात वैसे की वैसे ही रहते हैं, क्या इस वक्त PMLN जो है कैन दे रिड देमसेल्व्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन। अप्रैल के बयानात, अगर यही बयानात अप्रैल में दिए जा रहे होते तो चीज़ एक और होती। आज मरीम साहिबा का कहना ये मैं इस बजट को जो है वो ये मेरा बजट नहीं है, ये तो PDM का बजट है। माजी करीब में वही कहती थी डार साहब पे जो है वो भरोसा करो, फिर आज नवाज शरीफ साहब का ये कहना। अब ये लग रहा है कि इस जो इकदामात हैं उनसे किनारा कशी जो है वो इख्तियार की जा रही है ताकि अपने लिए एक राह बनाई जा सके अगले इलेक्शंस के लिए। कहा जाए कि ये जी हमारा तो नहीं था, हमने तो मजबूरी में लिया, हमें तो नवंबर के बाद हुकूमत मिली, उससे पहले तो किसी और के पास थी। हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, अगर हम 2018 को ज़रा देखें एक दफ़ा फिर, तो बहुत सारी चीज़ें उससे सिमिलर लग रही हैं इस वक्त, और हमें इस चीज़ से एक्चुअली सीखना चाहिए था, बिकॉज 2018 में और 2017 में आई थिंक PML नून के साथ और ख़ासकर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, और वो ज़्यादतियाँ जो हैं उनका अजाला भी होना चाहिए, और मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को अहल होना चाहिए फॉर एनी इलेक्शंस टू हैव लेजिटिमेसी। बट हैविंग सेड दैट, अभी देखें हमारे मुल्क को चाहिए फंडामेंटल चेंजेस, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हों,
बहुत फंडामेंटल चेंजेस चाहिए। वी हैड 5 मिलियन पीपल एवरी ईयर, हमारे फंडामेंटल्स ही बिल्कुल बिगड़े में। आवर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लेस देन 9%, इंडिया की 21% है। हम जिन सेक्टर्स को प्रमोट करते हैं वो वही 0.1% एलीट कैप्चर के हैं, वही शुगर मिले हैं, वही टेक्सटाइल है जिसके इनपुट पे जो है ज्यादा डॉलर खर्च होता है, ना कि हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा कमा सकें। हम आज जो है फूड इमरजेंसी इस मुल्क में लग सकती है। वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, वहाँ इनकम टैक्स नहीं लग सकता, इरिगेशन सिस्टम सही नहीं हो सकता, डैम नहीं बन सकता। तो बड़े फंडामेंटल यहाँ चीजें, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। गवर्नमेंट फौज छोड़ें, इवन गवर्नमेंट शुड नॉट रन बिजनेसेस। ये दुनिया में कहाँ होता है जो पाकिस्तान में होता है। तो अगर ये फंडामेंटल चेंजेस हम नहीं करेंगे तो IMF का टीका हमें 2 महीने दिला देगा एंड वी विल बी वर्स ऑफ, बिकॉज हम और लोन लेते जा रहे हैं एंड आवर एबिलिटी टू पे बैक जो है घटती जा रही है, क्योंकि हमारे 99.9% जो है उसके स्किल को तो ना हम होन करते हैं, ना उससे हम फायदा उठाते हैं। ना IT सेक्टर में यहाँ पे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन 2 साल 1 साल की 6 महीने की दे के उनसे डॉलर कमवा पाते हैं। और 1-2 चीजें जो हमें दुनिया को चाहिए जो हमारे पास हैं, उसमें एक फौज है जिसको हम कभी ठेके पे दे देते हैं, सऊदी अरब चली जाए या फुटबॉल की सिक्योरिटी दे दे, और एक लेबर है जो कि रेमिटेंस भेज देता है, बट वो अनस्किल्ड होता जा रहा है एंड लेस नीडेड होता जा रहा है, और हमें उसको स्केल करने की जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी सबसे बड़ी एक लाइबिलिटी हो सकती है, उसको हमें एडवांटेज में तब्दील करना है। तो इस पे तो डिबेट ही नहीं है ना, ये तो आपके तवस्सुल से आप समझदार हैं, आपके साथ ये बात भी हो सकती है। कोई और एंकर कहता है मैंने सवाल ये किया, जवाब आप क्या दे रहे हैं, लेकिन असल बात ही ये है हम तो इस शतरंज के गेम में पड़ गए, और ये जो दुश्मनी की हद तक सियासत चली गई, जो अब सियासत नहीं है। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी डाई, जब दुश्मनी हो जाती है, जब पॉलिटिकल एडवर्सरी आपका दुश्मन है, तख्त है या तख्त है, जेल है या एग्जाइल है, जेल है या मौत है, जेल है या PM हाउस है, ये एक्सट्रीम्स हैं। ये नहीं है कि मैं नेशनल असेंबली जाऊंगा, इश्यूज पर सियासत करूंगा, इनको एक्सपोज करूंगा और इस तरह ताकत हासिल करूंगा। मैं अवाम में दिखाऊंगा मेरी पॉलिसी बेहतर है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, अवाम का हल मेरे पास है मसलों का। ये तो अप्रोच ही नहीं है, ना कोई पार्लियामान जाता है। तो बेसिकली देखें, ये कहना आसान है लेकिन वाकई आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और ये बातें हम तो कौन सा टॉक शो है जहां पे ये बातें भी हो रही हैं? वही शतरंज की गेम है कि कौन किसके MNA खरीद लेगा, कौन किसके वीडियोस दिखा देगा, ऑडियोस दिखा देगा। अब ये ऑडियो वीडियो जो है ना, मैं ये बता दूं कि अब इनका भी असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो उस नहज जा रहे हैं, और उस नहज से अगर गिर गए, अल्लाह ना करे हम, तो आप समझ लें कि ये सारी चीजें जो है ना, यू विल लुक बैक एट दिस टाइम एंड हैव एनॉर्मस रिग्रेट्स कि हम किस चीज में पड़े रह गए और मुल्क को बिल्कुल भी नहीं देखा। देखें, हर बंदा पावर चाहता है, हर बंदा अपनी बेहतरी चाहता है, लेकिन मैं लॉयर हूं, मैं रोज वकालत करता हूं, हर मेरे 10 केस लगते हैं। अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा, ये सिस्टम ही नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसे देने को मुझे नहीं होंगे, तो मेरी क्या वकालत चलेगी? मैं अपने घर में बैठ के तो बड़ा खुश हूं आज, लेकिन कब तक खुश रहूंगा? वही बंदा है कि मैं कहता है मेरी तो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। भाई, आप टी-शर्ट बनाते हैं, टी-शर्ट खरीदने के पैसे मिडिल क्लास के पास ना रहे तो आप फैक्ट्री किस काम की रहेगी? तो ये बड़े फंडामेंटल इश्यूज हैं। साहब, कथा कलामी की माफी, बात ये है, अगेन कमिंग बैक टू जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आपके बिल्कुल जो आप फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली आप सही बात कर रहे हैं। माजी में हमेशा हमें यही नज़र आया, अब जो मिनी बजट आ गया, 170 अरब के नए टैक्सेस लग गए, अगेन जो इन्हिसार है वो क्विक रिलीफ पे है, वो ये है कि जी कहीं से इमीडिएट मेजर्स जो है मिल जाएं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो टैक्सेशन है उसकी तरफ हम नहीं जाना चाह रहे, बिकॉज ट्रेडर्स हमारे सड़कों पे आ जाते हैं। मुशर्रफ साहब बीइंग ऑलमाइटी, ही कुडंट डू इट। नून लीग तो जो है वो वैसे ही घुटने जो है वो टेक देती है, वो हमारे सामने है सारी चीजें। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे हमारा इन्हिसार हमेशा रहता है। आप कहते हैं जी मिडिल क्लास अब तो बेचारी खत्म ही होती जा रही है। गलत है कि आप एक सिमत में गरीब मुल्क पे सबको नहीं खड़ा कर सकते। एक्चुअली तो यहाँ पे इनकम टैक्स ज्यादा लोगों को देना चाहिए, सेल्स टैक्स होना चाहिए गरीब मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही है। बट पॉइंट ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो अक्रॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, जिसकी भी आप बात कर लें, वो यही आके हमें, माजरत के साथ आई हैव टू से, यही आके लेक्चर हमें जो है सुनाता है, मैं आ जाऊंगा तो मैं बेहतर कर लूंगा। उसके बाद जब मैं आ जाता हूं तो पिछले वालों को बताता हूं कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, पिछले वाले खराब तबाह करके गए थे। आने से पहले आपके इतने बुलंदो बांग दावे होते हैं कि आप समझते हैं कि जी आई विल कम, आई विल यू नो। That's the question actually. So let me quickly address this. I know I've taken some time. देखिए, मेरे ख्याल से आपका ये जो सवाल है कि can PMLN today say कि भाई not my problem, not my fault rather. भाई देखें, प्रॉब्लम क्या है, वो तो ये जब कर सकेंगे ना, अगर उनका ये बयानिया बिक जाए कि ये इमरान खान
की इकोनॉमी है, ये इमरान खान की महंगाई है, ये इमरान खान का IMF पैकेज है, ये इमरान खान की वजह से सब। अगर ये उनका बयानिया बिक जाता है तो फिर बाय इलेक्शन में भी बिक जाता है, लेकिन नहीं बिका। तो अगर ये बिक जाता है तो वेल एंड गुड, दे कैन से दैट, बिकॉज राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अब देखें, जब से मरियम साहिबा आई हैं, ये क्लियर है कि अब इनका बयानिया है कि ये 5 लोग थे जिनकी वजह से आज मईशत का ये हाल है और हमारा कसूर नहीं है। अब ये एक तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि जब उन्होंने ये बात करना शुरू की तो बाजवा साहब उन 5 में से एक थे, तो खान साहब तो बाजवा साहब को बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे लेके चले गए। तो वो उन्होंने तो टेक ओवर कर लिया ये नैरेटिव कि आप क्या बाजवा साहब को कसूरवार ठहराएंगे, मैं उनको 20 गुना कसूरवार ठहराऊंगा। तो वो खान साहब क्या करते हैं कि खान साहब बेसिकली जो है वो उन्होंने अभी 3.5 साल में कुछ भी वो नहीं किया जो आज बातें करते हैं, लेकिन वो बातें करने के एक्सपर्ट हैं। उनका नैरेटिव वो उठा के उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया, ये करके खुद इसको अडॉप्ट भी किया और 20 गुना बेहतर चला। इन वर्बल रिटोरिकल नैरेटिव्स की जंग में हम फंसे हुए हैं। ऑन दैट नोट लेट मी जस्ट गो ओवर टू इमरान खान ने 3.5 साल में कोई हकीकी आज़ादी नहीं दिलाई, हमें गुलामी की तरफ मजीद धकेला और लोन्स लेके। लेकिन आज वो ये बड़ी बड़ी लॉफ्टी बातें कर रहे हैं और यूथ कह रहा है यस यू आर अटैचिंग मी टू समथिंग लार्जर देन माई सेल्फ, आई लव दिस, आई एम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और जबकि ठीक है सर, मुझे जरा इजाजत दीजिए, मैं जरा आलिया हमजा साहिबा की तरफ चलूँ। आलिया साहिबा, इस वक्त जो बात हो रही है वो ये है, ऑब्वियसली जो मैं बात कर रही हूँ या इस वक्त हैदर साहब जो बात कर रहे हैं वो यही है, आप नून लीग अपने आप को बरीज़मान नहीं कर सकती जो इस वक्त तबाही हो रही है, लेकिन उसमें आपका भी जो है वो हिस्सा है। पॉइंट इस वक्त ये है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी हम चाह रहे हैं, ये स्टेबिलिटी इलेक्शन से जो है वो आ जाएगी, या आप समझती हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस ही इज़ द वे फॉरवर्ड? बिकॉज इलेक्शन से क्या स्टेबिलिटी आएगी? आज जो आप कर रहे हैं वो नून लीग फिर ऑपोजिशन में होगी, अगर आप आ जाते हैं वो यही कर रही होगी। सो डोंट यू थिंक वी शुड सिट डाउन और वो पॉलिटिकल कंसेंसस हो कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम सब कंसेंसस बिल्ड करेंगे अक्रॉस द डिवाइड? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, पूरे 20 मिनट मैंने 3 लोगों को बड़े आराम से सुना है। अब जरा मुझे जरूर सुनिएगा, इससे कि मैं तो सिर्फ फैक्ट से बात करूंगी और मैं ये बताऊंगी कि हमें छोड़ दें, हमने 4 साल क्या किया, इन्होंने 10 माह क्या किया, इनकी 35 साल हुकूमत थी क्या हुआ, कुछ बेसिक चीजें हैं। अब उसका मलबा भी आप इमरान खान पे, आलिया हमजा पे या किसी पे भी डाल दें। टी क्राइसिस आने लगे, चाय का क्राइसिस, चाय की पत्ती की जो पर केजी कीमत है ना 1100 से 1600 केजी होने लगी है। और उसका मसला क्या है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त 250 कंटेनर जो है ना वो वहां पर पोर्ट के ऊपर पड़े हैं, हम रिलीज नहीं करा सकते, और वो आए कब थे? दिसंबर में। एक और खबर मैं आपको सुना दूं, एफबीआर ने अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 1 अरब 60 करोड़ का कर्जा लिया। यहां पर जब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है तो उन्हें यह लग रहा है कि कर्जा मुंजमद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको फौरी तौर पर खर्च करने का फैसला किया और कहा क्या, हम 150 लग्जरी गाड़ियां ले लेते हैं 3000 सीसी की और 8 करोड़ उनके मेंटेनेंस पर लगा देंगे। अब मुझे ये बताएं, ये इमरान खान का कसूर है? मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब आलमी मंडी के अंदर तेल $129 पर बैरल पर था तो हम 149 का दे रहे थे, आज यहां पर $80 पर बैरल पर आ गया तो ये तकरीबन $350 का दे रहे हैं। इसी तरह डीजल 145 से 280 का हो गया, डॉलर 178 से 280 का हो गया, 70% से 133% तक यहां पर गैस हमारी इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस 55 रुपए यूनिट तक जाने लगी है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं -7% चली गई, रिमिटेंसेस -11% चली गई, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, रिजर्व्स लोएस्ट इन 9 इयर्स है और इन्फ्लेशन 50 साल के अंदर जो है वो हाईएस्ट है। यानी मैं सिर्फ इतनी बात कर दूं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे सारा कुछ। मैंने तो नहीं इनको कहा था कि हम 100 रुपए पे डॉलर लेकर आएंगे, मैंने तो आकर ये वादा नहीं किया था कि हम 70 रुपए का पेट्रोल यहां पर देंगे, मैंने तो नहीं कहा था कि हम 50 रुपए का आटा यहां पर देंगे जो आज 150 से 200 के अंदर भी नहीं मिल रहा है। बेसिक चीजों की हम बात करते हैं, ये शेयर इनकॉम्पिटेंस है ये। और इस चीज को मैं कुछ भी कह दूं, यहां पर लगे हुए कारखाने आप बंद कर दे, यहां पर जो LSM यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी तकरीबन आ रही थी
10% से भी ज्यादा की, और ऑन एवरेज यहाँ पर 13% तक भी हम गए। इस वक्त सूरत हाल के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर -21% की ग्रोथ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में -33% की ग्रोथ है, फार्मास्यूटिकल तो बेचारी वैसे ही डूबने लगी है, सारा रॉ मटेरियल तो या पोर्ट पे पड़ा है, -12% की, केमिकल -3%, आयरन और स्टील इस वक्त है -8%। मुझे ये बता दें, उसको भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, इन्होंने 12% की महंगाई के ऊपर महंगाई मुकाओ मार्च किया था। कोरोना था, कोविड था, लोकस्ट के हालात थे, वर्ल्ड का इन्फ्लेशन का साइकिल चल रहा था, तब हमने 10% की इन्फ्लेशन थी ना, तब भी हमने अवाम को ये नहीं कहा था, और हम अवाम के आगे हमने किसी का रोना नहीं रोया था। आज सूरत हाल है कि मुर्गी में एक पिछला साल से सिर्फ मैं कंपेयर करूं, बाकी भी छोड़ दे, 100% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है उसकी कीमत में। चावल में 74% का, आम लोगों के खाने की बात, दाल में 68% का, डबल रोटी में 55% का, और अंडे तो आप ये छोड़ देना, अंडे तो मुर्गी की कीमत पे यहां पर मिल रहे हैं। इतनी बातें ये ना करें, क्योंकि ये जो दावे करके आए थे ना, यहां 2 रुपए का पेट्रोल बढ़ता था तो वहां पर ये आता था कि जी अवाम की उसके ऊपर ये, और कहा क्या जाता था, एक ही बात आकर की जाती थी, जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, वजीर आजम चोर होता है। आज मुझे ये बता दे, मैं अपने वजीर आजम को चोर कहूं, उसकी कैबिनेट को चोर कहूं, मैं किसको चोर कहूं? फिर उसके बाद यहां पर कहा क्या गया था, यहां पर कहा गया था बनाकर दे हमसे 15,000 रुपए के जो कमाता है ना बंदा, उसका आप हमें बजट बनाकर दें। आज इनसे आप पूछे, ये तो मुझे 30-40 हजार रुपए कमाने वाले का बजट बनाकर दे दे। वहां पर सूरत हाल है कि वो अगर बिजली की बिल देगा ना, तो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकेगा। और फिर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, ये जो इन्होंने किया है, मतलब 4 माह यहां पर ये शौकत तरीन के ऊपर तो इन्होंने गद्दारी का पर्चा बनाया। आज अभी मैं अगर ये कहूंगी तो मैं मुल्क दुश्मन होंगी, मेरे पे गद्दारी का पर्चा होगा। ख्वाजा आसिफ वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, उसी से अगले सांस के अंदर स्टेटमेंट आती है यहां पर एहसन इकबाल की, जो ये कहेगा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है वो मुल्क दुश्मन है, उस पर शौकत तरीन की तरह गद्दारी के पर्चे होंगे। ये पर्चों के पीछे, गिरफ्तारियों के पीछे, इमरान खान के पीछे, हमारे घरों के पीछे, हमारे पीछे पड़ने की बजाय अगर ये बेसिक चीजों को देखते तो अवाम के साथ ये सूरत हाल ना होती। यहाँ पर ये एक्सपोर्टर्स के साथ बैठते, यहाँ पर ये बैठकर ये फैसले करते कि हमने बेसिक चीजों की एलसीज कैसे छुड़वानी है। मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन अली साहब सिर्फ एक लास्ट बात मैं करूंगी। यहाँ मिफ्ता इस्माइल, सिर्फ एक लास्ट बात, यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब आकर ये कहते हैं कि सारी जो पहले की भी, इनकी जो पिछली हुकूमत की है, जिस हुकूमत का ये बड़ा आज आकर क्रेडिट ले रहे हैं, उसका भी मैं खोल देती हूँ इनके आगे कि उसकी रिपोर्ट कार्ड क्या थी, लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि मैं समझ गई, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है अली साहब, छोटी सी ब्रेक लेनी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपने मेरे पॉइंट को एंडोर्स कर दिया कि इसका मतलब कि वही चीज हम बार बार सुनेंगे, हमारे सियासतदान मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है, अपनी आना जो है वो मुल्क से बहुत आगे है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कहा जाता था वजीर आजम चोर है अगर डीजल पेट्रोल बढ़ जाए, लेकिन इसी तरह की बातें आपके दौर में भी, जब इमरान खान साहब 2013 से 18 अपोजिशन में थे, तब भी वो कहते थे 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए तो कर्जा कितना बढ़ जाता है, 100 अरब, 1 रुपया पेट्रोल बढ़ जाए वजीर आजम जो है वो चोर है। मैं आई एंडोर्स माई पॉइंट, आई थिंक आई रेस्ट माई केस। आप लोग अपनी अना से आगे देख नहीं सकते, आप लोग वही बातें एक दूसरे की, you'll throw it in each other's faces, और जो प्ली आप लेते हैं वो ये कि जी आवाम के लिए हम करने आ रहे हैं, whereas आप एक ही चीज़ रिपीट करते जाते हैं, वही चीज़ें आपस में एक दूसरे के मुंह पे मारते जाएंगे, सोल्यूशन की तरफ किसी ने नहीं आना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2 चीज़ें जो इस वक्त मुल्क को बहुत ज़्यादा जो है जिनसे थ्रेट है, ऑफ कोर्स एक तो सिक्योरिटी, एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन जिस पे पिछले सेगमेंट में हमने बात की, दूसरा सिक्योरिटी सिचुएशन। दोनों अगर कहा जाए मुल्क के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बने में तो गलत नहीं होगा। कल कराची में जो हुआ उस पर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो क्या कह चुके हैं वो हमने आपको पहले भी सुनवाया, दोबारा सुनवा देते हैं और फिर आगे चलते हैं।
जनरल थ्रेट तो पेशावर के वाक़े के बाद मौजूद है, लेकिन क्योंकि सिंध और पंजाब में क्योंकि इससे पहले कोई वाक़यात का जो है वो ऐसे वाक़यात नहीं हुए, तो इसलिए हमें शायद ये थोड़ा सा ये था कि अभी उनकी एक्सेस जो है वो शायद KPK और बलूचिस्तान से इलाकों से आगे नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि वो अब कराची तक पहुंचे हैं और दूसरे शहरों तक भी जो है ये कोशिश हो सकती है। तो इसलिए हमें और ज्यादा जो है वो विजिलेंस और ज्यादा जो है वो यानी हिफाजती इक़दाम को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। अच्छा एहसन साहब, माजरत के साथ ये तो लग रहा है कि जैसे ये पहली दहशतगर्दी की लहर है और हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमें नहीं पता था। हमारे मुल्क में पंजाब और सिंध जो है वो तो कभी हिट ही नहीं हुए, दहशतगर्दी से हमने कभी जो है वो डील ही नहीं किया कि हमें पता नहीं था कि ये चले जाएंगे। मतलब बड़ी अनरीजनेबल किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं, वज़ीर दिफा जो हैं वो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमें पता नहीं था एक्सेस वहाँ तक हो सकता था। सर, हैव वी फॉरगॉटन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इन दिस कंट्री? कहाँ हम जो है वो कैसे कैसे हमने जो है वो वक्त गुजारा है? ये तो होम मिनिस्टर भी ले चुके हैं, पहली दफ़ा हुकूमत नहीं मिल रही। ये किस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है वीक स्टेटमेंट है। हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, और अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स इस तरह का हुआ है कि हमें नहीं पता चला कि वो सिंध या पंजाब तक उनकी रसाई है, तो पता होना चाहिए था। और इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये कहना जो है वो हमें अपने वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट और हमें अपनी तैयारी बेहतर करने की ज़रूरत है। इस चीज़ का एतराफ़ जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी किया, तो मैं एग्री करता हूँ। देखें, मैं सिर्फ थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा पिछले टॉपिक के ऊपर। मैं एग्री करता हूं आपसे। देखें, जो सोल्यूशन है वो कॉन्वर्सेशन में है, और जो सोल्यूशन है पार्लिमानी जमहूरियत में वो गवर्नमेंट का ऑपोजिशन का एक मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप में है जो नहीं एग्जिस्ट करता जी। अब हमने तो मिसाक मईशत की बात तब भी की थी जब हम ऑपोजिशन में थे, हमने मिसाक मईशत की बात तब भी की जब हम हुकूमत में हैं। कौन कहता है कि माजरत के साथ मिसाक मईशत और गिरफ्तारियां जो है ना वो इस तरह की साथ साथ नहीं चल सकती हैं यहाँ पर। हम जानते हैं इस वक्त स्कोर सेटलिंग हो रही है ना सर, नहीं हो रही, बिल्कुल है ना सर। राना सनाउल्लाह खुद सब ये बात करते हैं। अब किससे करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डॉक्टर साहिबा के काला कानून जब नैब का था तो क्या होता था। आपको 2 साल की गिरफ्तारियां और आजकल ये जो फॉरेन एक्टिव जुडिशरी आपको जो नजर आ रही है, जो 2-2 दिन की फिजिकल रिमांड के बाद जुडिशल कर देती है, उसमें फर्क करना पड़ेगा। बड़ा फर्क है, बहुत मेजर फर्क है। हीरोइन के केसेस बनाने में और अब के अंदर बड़ा फर्क है। वो चीजें नहीं हो रही, और यहां भी अगर कोई हाई हैंडेडनेस हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जुडिशरी बड़ा अच्छा ख्याल रख रही है PTI का, तो मेरे ख्याल से वो वरी नहीं होनी चाहिए। हमने तो वो भी भुगता जब व्हाट्सएप पे JIT बन जाती थी, जब पूरा हमारे सारे इदारे जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, जुडिशरी कंट्रोवर्शियल हो गई, इलेक्शन कमीशन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया। तो देखें, कौन सा इदारा रहेगा? फौज कंट्रोवर्शियल हो गई, कौन सा इदारा रहेगा? हमें आंखें खोलनी होंगी ना जी। अगर आप टेलीफोन कॉलों के ऊपर जो है वो जुडिशरी को मैनेज करेंगे, तो फिर आप 130 नंबर पे अगर हैं रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स के ऊपर, तो फिर ये बात होंगी ना जी। जी, मैं मलिक कयूम साहब की डिबेट में नहीं जाना चाहती, वो भी फोन कॉल्स मौजूद हैं, वो भी हैं। सबने हिस्सा डाला इसमें, माजरत के साथ सबने हिस्सा डाला और कुछ नहीं सीखा। माजरत के साथ कुछ नहीं सीखा। आज अगर आप कह रहे हैं इस वक्त जो जजेस को जो कॉल्स आ रही थी या जज अरशद मलिक की बात होती, उस वक्त आपसे कहा जाता था आप जाएं कोर्ट में लेके जाएं। आप कोर्ट में लेकर जाने के लिए वो ऑडियो लीक या जो वीडियो थी वो तैयार नहीं थे। उस वक्त आपने कहा कि जी हमारी मर्जी, हम लेके जाएं ना जाएं। यू ऑल्सो यूज्ड इट फॉर पॉलिटिकल रेटरिक। तो ये सारी चीजें जो है इसी तरह हो रही हैं। अगेन यही चीजें चलती रहेंगी। देखिए, इस चीज का बाप नहीं, देखिए बात मैं आपको बताता हूँ, इस चीज का बाप बंद हो गया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था। किसी हद तक चीजें दुरुस्तगी की तरफ जा रही थी। क्या नवाज शरीफ काला कोट पहन के नहीं गए यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ मेमो गेट में? नहीं गए सर। वो चीजें इस वक्त तारीख का हिस्सा हैं। चीजें हुई चीजें मेलो डाउन हो गई थी, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, और फिर वो देखें सब चीज एकदम से तो नहीं ठीक हो जाती कि चार्टर ऑफ अगर डेमोक्रेसी साइन हुआ तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हम उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए थे। फिर ये प्रोग्राम जो PTI का लॉन्च हुआ, उसके बाद चीजें खराब हो गई। अब भी चीजें जो हल है वो कॉन्वर्सेशन में, इसमें कोई शक नहीं है। आगे PTI आ जाए, अब PTI को अगर आप ये चले लेट्स होप कि आप जो
दावत जो है वो अपोजिशन में देते थे, काश वो दावत जो है वो हुकूमत में आए, क्योंकि ओनस ज़्यादा हुकूमत वक्त होता है। मैं ज़रा हैदर साहब की तरफ चलती हूँ। साहब, इस वक्त जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, इंटीरियर मिनिस्टर का ये बयान देना, डजंट दिस लेट क्रेडेंस टू जो इस वक्त अपोजिशन की तरफ से बयानात आ रहे हैं, जो जिनमें फिर मतलब मेरा ख्याल है वो इस तरह की बातें करके शायद खुद जो है उसको वजन देते हैं कि जी ये तो शायद करवाया जा रहा है माजरत के साथ, खुदा न खास्ता करवाया जा रहा था कि इलेक्शन को जो है वो पोस्टपोन किया जाए। मतलब इस तरह की जो गैर मुनासिब बयानात हैं और एक दहशतगर्दी की लहर से हम खुद पहले गुजर चुके हैं, ऐसी बातें करना आपको मुनासिब लगता है सर? देखिए, एक जो फॉल्ट इस हुकूमत की खासकर रही है कि उसने जो है ना, एक देखें वॉर टाइम लीडरशिप भी होती है ना, बुरे हालात में भी आप लीडरशिप दिखा सकते हैं और दिखाना चाहिए और ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि चाहे माशी मामलात हों या दहशतगर्दी से रिलेटेड, हकीकत ये है कि ये एक मलबा 40 से 70 साल का है। वो बात ना होती कि हम अगर ये कहते, लेकिन महज ये कह देना कि भाई ये मैंने नहीं शुरू किया, आई डिडंट स्टार्ट द फायर, इज नॉट इनफ, यू स्टिल आर इन द ओनली वन इन द पोजीशन टू पुट इट आउट। तो आपका जिम्मा तो ये है। अब ठीक है, आप बिल्कुल इमरान खान को दोष दें मईशत का, और हिस्टोरिकली जो यहाँ पे जिस तरह मईशतें चलाई गई हैं, ये ना कि हम सिर्फ एक क्राइसिस इकोनॉमी हमने बनाई है, हमने एक रियल इकोनॉमी बनाई ही नहीं है 75 साल में। इन स्पाइट ऑफ आवर एडवांटेजेस इन ह्यूमन रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर हमने बनाई है। ये सोवियट्स इन्वेड कर दें किसी तरह, हमें पैसा मिल जाए, 9/11 हो जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें क्राइसिस की इकोनॉमी हमने बनाई है। हम ये है कि हम सुसाइड जैकेट पहन के घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं फट जाएंगे, और अब दुनिया कह रही है फट जाओ। पहले होता था नहीं हम पैसे दे देते हैं, नहीं फटना नहीं प्लीज। अब ये कि वो कहते हैं फट जाओ, हमें क्या होगा उससे? तो ये चेंज आ गया है। अब हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। आखिर वो वक्त आ गया है कि अब हम और नीचे सिर्फ खाइए। अभी तक तो हम नीचे जाते थे, फिर हमें इंजेक्शन लगता था, हम थोड़ा ऊपर आ जाते थे, 2 steps down 1 step up। अब मुझे कोई ये बताए कि ये तालिबान मैं तो पूछूंगा एज अ पाकिस्तानी, मुझे क्यों अटैक कर रहे हैं भाई? ये क्यों मेरे शहर में आके मुझे अटैक कर रहे हैं? ये क्यों मारना चाहते हैं? ये देखें, ओपन डिबेट्स होती हैं, ना मईशत पे ना सिक्योरिटी सिचुएशन पे। आप आए एज अ लीडर, मुझे एतमाद में लें कि ये क्यों हो रहा है, ये कहां से बात आई, और अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, इसमें पॉलिटिकल अप्रोच क्या होगी, इसमें मिलिट्री अप्रोच क्या होगी, इसमें लॉ एनफोर्समेंट का क्या रोल होगा, सिटीजन की विजिलेंस का क्या रोल होगा, मोराल बनाए मुल्क का। लेकिन उसके लिए सच बोलना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी, हमें इंसान और सिटीजन समझना पड़ेगा उसके लिए। हैदर वहीद साहब, who will bail the cat? That's the problem। ये सारी चीजें मुझे और आपको दोनों को पता है, करने को कोई तैयार नहीं है सर। नहीं, ये अब पता है, अगर ये नहीं कोई करेगा ना, जो भी अब नेक्स्ट इलेक्शन में आए, वक्त पे हो इलेक्शन, मैं कहता हूं जल्दी ना हो, वक्त पे ही हो, लेकिन अब जो भी आएगा ना, अगर उसने ये फंडामेंटल चेंजेस नहीं किए तो वो भी खत्म हो जाएगा, और अल्लाह ना करे इस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज। आई डोंट वांट टू बोरो वर्ड डिक्टेटर दैट आई हैव ऑलवेज पोस्ट, बट फिर वाकई अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। और दैट नोट, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आलिया हमजा साहिबा की तरफ जाऊंगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट है, इकोनॉमिक थ्रेट है, दूसरी तरफ मुल्क की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन है वो कह रही है जी हम जेल भरो तहरीक की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा, इसको वैसे कुछ सीरियसली लिया नहीं जा रहा, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रही जेल भरो तहरीक का क्या मतलब है। मतलब इमरान खान साहब के लिए परसों जो है वो 8 समातें हुई, वो कोर्ट में तो पेश ना हुए, लेकिन जेल भरो तहरीक का वो जो है ऐलान कर रहे हैं। तो फिर अगर उनको जेल में जाने का इतना शौक है तो फिर शायद आगाज अपने से ही कर लेना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए, उनको कोर्ट में चले जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं इस बात पर आ जाऊँ। मेरे पास आखिरी 5 मिनट है सिर्फ। जो हमें आप फिर मुझे दे दे, मुझे बिकॉज ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है जो राना सनाउल्लाह की है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या वो इस चीज को जस्टिफाई करे कि केपीके और बलोचिस्तान में जो हो रहा था या ठीक हो रहा था?
या वो अपनी लाइल्मी का एतराफ़ करें ये और ये बताने की कोशिश करें कि आप फ़ोन टेप करने में, गिरफ्तारियां करने में, गुंडागर्दी करने में इतने मसरूफ़ थे कि आपको ये पता ही नहीं चला कि मुल्क के हालात क्या हैं और मुल्क में किस तरह से दहशतगर्दी की लहर फैल रही है। आप फिर मुझे ये बता दें, हमें तो आज तक यही बताया गया था सिंध हुकूमत तो सबसे बेहतरीन हुकूमत है, इतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग तक दहशतगर्दों को किस तरह से रसाई मिली और रेंजर्स भी तो उधर ही हैं। फिर मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत में कभी ऐसा हुआ था? फिर अवाम के ये जो सवाल है, अवाम के सवाल सिर्फ ये कि जब एपीएस इमरान साहब की हुकूमत में ही हुआ, अगर आप भूल चाहे वो कराची हो, एपीएस इमरान साहब की हुकूमत में ही हुआ। एक सेकंड, देखिए मैं आ रही हूँ ना, मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं अपनी हुकूमत के डॉक्टर साहब मैं अपनी हुकूमत के स्टैटिस्टिक्स लेकर बैठी हूँ। दूसरी बात जो अवाम सवाल उठा रही है वो कह रही है जब भी इलेक्शन से मुताल्लिक कोई अदलिया का फैसला आता है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सामने हिस्ट्री है जरदारी साहब की और शरीफों की कि ये अपनी जात के लिए, अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं रेफर करती हूँ जरदारी साहब की स्टेटमेंट जो ड्रोन अटैक्स पर दी गई थी कि कोलेक्ट्रल डैमेज होने दो, हम संभाल लेंगे। फिर आपने कहा जी हमारी हुकूमतों में और इनकी हुकूमतों में, सिर्फ मेरे पास 2009 का डेटा है, किलिंग इंसिडेंट्स थे 843। इस वक्त जब 2020 था उसमें 78 पर आ गए थे और बतदरीज ये कम हो गए थे। कोई ड्रोन अटैक हमारी हुकूमत में नहीं हुआ था। फिर आप आ जाएंगे जो आपने ये बात की है, मैं आपने ही वैसे तो राना साहब को जवाब दे दिया था कि जी किस तरह से जुडिशरी एक्ट करती थी इनके इशारों पे, तो उसमें मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो वो उठाए थी ना टाइल्स, ना वो उठाना किसी को भूला है, ना नैप पर इनके पत्थर मारना किसी को भूला है, ना किसी को राना शमीम का जारी एफिडेविट भूला है, ना किसी को यहाँ पर सिर्फ एक सेकेंड, ना किसी को यहाँ पर ये भूला है कि आप मदीना मुनव्वरा में बैठ के किस तरह से रिश्वतें देते थे और नाजेबा वीडियोस के ऊपर डराते धमकाते थे। और जो अब जिनको आप 5 का टोला कह रहे हैं ना, वीडियो वैसे जो नैब चेयरमैन की आई वो वैसे क्या हुआ वो सब हमें याद है। फिर सबको याद है। बात सिर्फ एक सेकंड है कि मेरी एक बात सुने, नैब का सारा सबको पता है कि बाजवा साहब किस तरह से इन्फ्लुएंस करते थे। बात आखिरी जो मुझे करनी है, इन्होंने कहा फर्क है, मैं एक सेकंड, इन्होंने कहा फर्क है जी, फर्क राना साहब सिर्फ इतना ही है कि पहले आपके ऊपर फास्फोरस बम के मुकदमे नहीं बनते थे, अब आलिया हमजा पे फास्फोरस बम के मुकदमे बनते। पहले आपके किसी लीडर को इस तरह से बेलेबाज करके उसकी वीडियोस नहीं बनती थी। अब डॉक्टर जिनोर आजम सवाती के साथ होता है, किसी को हमने ये नहीं कहा था कि गद्दार और बागी है। आज हम सब गद्दार और बागी है क्योंकि हम अवाम की बात करते हैं। अब आप आ जाए जेल भरो तहरीक के ऊपर। पहली मैं एक बात बता दूं, खान साहब किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं देंगे और हम उन्हें किसी सूरत गिरफ्तारी देने भी नहीं देंगे, हत्ता कि ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन हम उनको इस हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ने देंगे क्योंकि हाँ, इन हुकूमत में बैठे हुए लोगों से उन्हें जान का भी खतरा है और हमें यह भी है कि उनके साथ ये क्या करना चाहते हैं। उसके अलावा हम मौजूद हैं, हम जो साबिक MNAs हैं, MPAs हैं, जो यहाँ पार्टी लीडरान है, फर्स्ट ईयर सिर्फ जो आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद तो जो है वो जाना नहीं चाह रहे। जेल भरो क्या ऐसी होती है कि जी आप आ जाएं और आप आके कहें जी हम किसी कॉफी शॉप या किसी होटल में एंटर होने जा रहे हैं, ये हमारा फैसला है, ये हमारा फैसला है। हम अपने एक सेकंड डॉक्टर साहब मैं बात पूरी कर ले, बात में पूरी कर लेती तो समझ में आ जाती। हम जो बात इस वक्त कर रहे हैं, हम मेरे ख्याल में मौजूद माशरों के अंदर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के तरीकाकार होते हैं और ये रिकॉर्ड करने का तरीकाकार है कि अवाम के ऊपर अजाब की तरह एक हुकूमत मुसल्लत है, लेकिन उतरने को तैयार नहीं है। तो हम भरना चाहते हैं, हम खुद जेल में जाकर बैठ जाएंगे। ये अवाम के ऊपर जिस तरह नहीं, ये तो चाहते हैं ना हमें जेल में भरना चाहते हैं, पॉइंट आ गया ना आपका। हैदर साहब, कल मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा। उन्होंने कहा जी हाँ जी जेल भरो के लिए अगर आते हैं लोग तो पुलिस कहेगी अच्छा जी हम आपको यहाँ से अरेस्ट करते हैं, कोलू में जाके आपको रिलीज कर देते हैं, या इधर से अरेस्ट करते हैं किसी गांव में जाके आपको रिलीज कर देते हैं। ये क्या है? ये पॉलिटिकल रेटरिक से ज्यादा कुछ है जस्ट टू कीप देयर वोटर्स एंड सपोर्टर्स इन चार्ज रखने के लिए?
देखें, आप सही कह रही हैं। देखें, खान साहब को जब से गोली लगी है तो ऑब्वियसली उन्हें जान का एक ख़तरा भी है, और दूसरा वो निकल नहीं सकते उस तरह से जिस तरह पहले निकल सकते थे फॉर वॉट एवर रीज़न। तो अब एक्टिविटी तो रखनी है, अब वो खुद क्योंकि नहीं कर सकते ये काम, तो अब जेल भरो तहरीक इज़ बेसिकली एक एक्टिविटी है। और मेरे ख्याल से कोई भी खान साहब के लिए जेल जाने को तैयार नहीं होगा, अदर देन के जिनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ लोग होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल ये जेन्युइनली कोई जेल भरो तहरीक होगी, लेकिन हाँ एक एक्टिविटी है। और खान साहब जो हैं वो बड़े मास्टर हैं कि वो नई नई रेटरिक और नैरेटिव और एक्टिविटीज़ ले आते हैं, और जहाँ जहाँ लगता है कि कोई उनकी चीज़ पुरानी हो रही है तो कोई नई चीज़ ले आते हैं। तो इन अ वे इट्स एंटरटेनिंग, ऑल्दो हमें जो मुल्क के हालात हैं, आई एम नॉट दैट अम्यूज्ड फ्रैंकली। आई थिंक इन लोगों को साथ बैठ के कहीं ना कहीं ये कोई हल निकालना चाहिए, इलेक्शन की कोई एग्री करें। और ठीक है, आइन में देखें, एक बात मैं कहूँगा कि देखें, नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ आइन फॉलो करने में है और किसी चीज में नहीं है। अगर आइन फॉलो करने में, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, एहसन साहब आपका, और आलिया हमजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में यही कहूँगी कि जो हैदर साहब बात कर रहे हैं, आइन फॉलो करने में और कुछ रूल्स ऑफ द गेम सेट करने में जो है ये मुल्क आगे चल सकता है। अदरवाइज ये पॉलिटिकल डिबेट्स लगता है कि जो पब्लिक सुनती है वो लगता है कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, PDM और PTI। सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।